हर वक्त हमारे शरीर की पुरानी कोशिकाएं यानी कि सेल्स मरती हैं और नई सेल्स का निर्माण होता है। हमारा शरीर इसी प्रकार से नई सेल्स का निर्माण करता रहे, इसके लिए सबसे जरूरी है भोजन यानी कि फूड। परंतु आयुर्वेद ऐसा कहता है कि कुछ और है जो भोजन से भी बहुत अधिक जरूरी है, वह है हमारा पाचन। आयुर्वेद के अनुसार हमें हमारे पाचन तंत्र को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यदि आप इसे समझ गए तो अपने जीवन की 99% बीमारियों से आप मुक्ति पा जाएंगे, क्योंकि 99% बीमारियां हमारे पाचन तंत्र से ही जुड़ी होती हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं और आयुर्वेद अनुसार पाचन तंत्र को समझना चाहते हैं तो आयुर्वेद का कुछ बेसिक्स जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह अकेला वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल आपको देता है आयुर्वेद की शुद्धतम और सटीक जानकारी, वह भी आयुर्वेद के ग्रंथों से। यदि आप चाहते हैं कि आयुर्वेद का विस्तार हो और बहुत से लोग इसका लाभ उठा पाए तो इस चैनल को अवश्य शेयर करें। आयुर्वेद के कुछ बेसिक्स की बात करें, जिसके अंदर आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जिस प्रकार से पूरी प्रकृति या सृष्टि का निर्माण पंच महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट्स, जिसमें से आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल आते हैं, इन सभी से हुआ है, ऐसे ही हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है और इसी से मिलकर बनते हैं वात, पित्त और कफ, जिससे आयुर्वेद का सिद्धांत चलता है। वात, पित्त और कफ, इनको बेसिकली त्रिदोष कहा जाता है, यानी कि इनके बिगड़ने से ही हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं और इनके भी 5-5 प्रकार होते हैं। बाकी हम इसके डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। यदि आपको डिटेल में जानना है तो आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पर इनके बारे में आप और भी जान सकते हैं। अब आते हैं मुख्य बात पर, यानी कि पाचन, जिसमें आयुर्वेद अग्नि को प्रधान मानता है। अग्नि अर्थात कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से समझे तो मेटाबॉलिज्म से कहा जा सकता है। मेटाबॉलिज्म या अग्नि के आयुर्वेद के अनुसार 13 टाइप्स होते हैं, यानी कि 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, जिसमें से 5 पंच महाभूत अग्नि कही जाती है और 7 धातु अग्नि कही जाती है और एक मुख्य जो पाचकाग्नि या जठराग्नि कही जाती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पहले थोड़ा हम इन अग्नि के कार्यों को समझ लेते हैं, तो जाकर के पाचन तंत्र को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आती है पंच महाभूत अग्नि। जिस प्रकार से सभी चीज 5 महाभूत से बनी है, यानी कि 5 एलिमेंट से, वैसे ही हमारे खाए जाने वाला भोजन भी 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, जिसमें 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि एयर की, वाटर की, फायर की, अर्थ की और स्पेस की। इस तरह से किसी भी फूड के अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं और इन सभी को अलग अलग पचाने के लिए 5 महाभूत अग्नियां होती हैं। इस तरह से पंच महाभूत अग्नि का काम होता है 5 प्रॉपर्टीज, यानी जो अलग अलग 5 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है उन सभी का पाचन करना। फिर आती है मुख्य अग्नि, या जिसे जठर अग्नि या पाचकाग्नि भी कहा जाता है। इसे आप समझ सकते हैं कि हमारी मुख्य अग्नि होती है और पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार मानी जाती है। इसे हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाषा में जो हमारे पेट में बनने वाले डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं या एसिड होता है, उससे हम समझ सकते हैं। फिर आती है सप्त धातु अग्नि, यानी कि हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है, जिसमें रस यानी कि प्लाज्मा, फिर रक्त यानी कि ब्लड आता है, और फिर मांस यानी कि मसल्स, मेद फैट आता है, अस्थि बोन्स आती हैं, बोन मैरो यानी कि मज्जा, और फिर शुक्र यानी कि स्पर्म आता है। इन सभी का निर्माण अलग अलग अवस्था के अंदर होता है और सभी की अपनी अपनी अलग अग्नियां होती हैं, जो एक बार आहार से निकले रस को अलग अलग रूप में परिवर्तित करती जाती हैं और एक के बाद एक इनका निर्माण होता है। अब हम इसके फंक्शन को समझ लेते हैं कि आहार का पाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे ही भोजन मुंह में जाता है तो सबसे पहला कफ, यानी कि वात, पित्त, कफ के जो 5 प्रकार होते हैं, उसमें से पहला प्रकार का जो कफ होता है, जिसे बोधक कफ कहा जाता है, या हम मॉडर्न साइंस में सलाइवा कह सकते हैं, अच्छे से भोजन को नरम करता है। फिर उसके बाद प्राण वायु, यानी कि वायु का एक प्रकार है ये प्राण वायु, इसे गर्दन से लेकर के हमारे आमाशय में लेके जाती है, यानी एपिगस्टम में। फिर वहां पर क्लेदक कफ इसको और नरम करता है, यानी कफ का दूसरा प्रकार। क्लेदक कफ का बेसिकली कार्य होता है हमारी पेट की इंटरनल लेयर को बनने वाले एसिड से बचाना, यानी कि एसिड जो भोजन पचाने के लिए बनता है बहुत ही प्रभावी होता है, हमारे पेट की इंटरनल लेयर को डैमेज कर सकता है, इसलिए एक लेयर वहां पर बन जाती है जो साथ ही साथ भोजन को नरम करने का भी काम करता है। फिर उसके ऊपर काम करती है जठर अग्नि। जठर अग्नि समान वायु से प्रेरित होकर भोजन के ऊपर कार्य करती है और 2 भाग में उसे बांटती है, एक बनाती है रस, एक बनाती है मल। रस तो वो भाग हो गया जो आंतों द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और मल वह भाग है जिसे अपान वायु, यानी कि वायु का जो तीसरा प्रकार है, हमारे शरीर से बाहर निकाल दे। भोजन की जो प्रारंभिक अवस्था यानी कि फर्स्ट स्टेज होती है, जिस समय वो हमारे आमाशय यानी एपिगस्टम में जाकर के इकट्ठा होता है और मिक्स होना शुरू होता है, तो प्रारंभिक अवस्था में वो मधुर होता है, यानी कि मीठा स्वाद का होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है। तो प्रारंभिक स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में हमारे शरीर में कफ बढ़ता है। फिर उसके बाद जब उसका पाचन हो जाता है तो फिर वह अम्ल यानी कि खट्टे स्वभाव का हो जाता है, क्योंकि एसिड उसका पाचन करता है, एसिड खट्टा होता है, जिसके कारण उसका जो स्वाद होता है अम्लीय हो जाता है। तो मध्यकाल में पित्त की वृद्धि होती है।
फिर अंतिम काल में जब आंतें सारा रस सोख लेती हैं और भोजन सिर्फ सॉलिड बचता है यानी कि वेस्ट बचता है, तब वह कटु यानी कि तीखे स्वाद का हो जाता है, जिसके कारण वायु की वृद्धि होती है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर कफ बढ़ता है, सेकंड स्टेज के अंदर पित्त और अंतिम स्टेज में वात बढ़ता है। अभी तक तो हमने पंच महाभूत की अग्नि और जठर अग्नि यानी कि टोटल 6 अग्नियों की बात की, यह काम क्या करती है। लेकिन ये जो 7 अग्नियां बच गई, इनका भी अपना अपना काम होता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जब भोजन का पाचन होता है तो 2 भागों में बढ़ता है, एक होता है रस और एक होता है मल। मल शरीर से बाहर कर दिया जाता है और रस को हमारी आंतें अवशोषित कर लेती हैं। और वही जो रस होता है हमारे शरीर की पहली धातु होती है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है मॉडर्न साइंस में, और आयुर्वेद की भाषा में उसे रस धातु कहा जाता है। फिर इस रस की अपनी ही अग्नि यानी कि रस धातु अग्नि जो होती है, रस के ऊपर कार्य करती रहती है और यह इसे भी 2 भागों में तोड़ देती है, एक मल भाग में और एक सार भाग में। और जो सार भाग होता है उसके ऊपर जैसे ही रक्त धातु अग्नि कार्य करती है, वह रक्त में परिवर्तित हो जाता है। और जो मल भाग होता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि रस रक्त सभी 7 धातुओं के साथ कौन कौन से मल होते हैं। जब रक्त धातु अग्नि रस धातु के सार भाग पे काम करती है और वह रक्त बना लेती है, फिर वह अपनी ही अग्नि से यानी कि जो रक्त धातु अग्नि है खुद का पाचन करती रहती है और वह भी 2 भागों में उसे तोड़ देती है, एक मल और एक सार भाग। फिर जैसे ही मांस धातु अग्नि रक्त धातु के सार भाग पर काम करती है, मल वाला नहीं सार भाग पर काम करती है, तो फिर वह उसे मांस में परिवर्तित कर देती है। और ऐसे ही फिर मांस उसको पचाते पचाते 2 भाग बनाता है और ये श्रृंखला आगे से आगे चलती रहती है। अंत में जाके शुक्र यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है और हर एक स्टेज को पूरा करने में 3 से 4 दिन का समय लगता है और अंतिम अवस्था यानी कि स्पर्म बनते बनते 28 से 30 दिन का समय लगता है। यानी कि आज आपने जो भोजन किया, आज से महीने दिन बाद उसका स्पर्म तैयार होगा और काफी कम मात्रा में होता है। जठराग्नि द्वारा पाचन होने पर 2 चीजें बनती हैं, यानी कि रस जो शरीर द्वारा अवशोषित होता है, मल जो कि वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है। उस स्टूल को तो हम जानते हैं कि ये भोजन का वेस्ट है, परंतु रस रक्त आदि धातुओं का वेस्ट क्या क्या होता है। जब रस धातु अग्नि रस के ऊपर कार्य करके उसे 2 भागों में बांटती है, एक मल भाग और एक सार भाग। तो सार भाग का तो आगे चल के ब्लड बन जाएगा, फिर मांस बन जाएगा, फिर मेद अस्थि मज्जा शुक्र स्पर्म बन जाएगा। लेकिन जो मल भाग होता है वह होता है कफ, यानी आपके शरीर में जो कफ होता है वह रस धातु का ही मल भाग होता है। फिर उसके बाद रक्त का जो मल होता है वो होता है पित्त। मांस धातु के मल के बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है, जो आपकी नाक से निकलने वाला, कान से निकलने वाला मैल होता है, यही होता है मांस धातु का मल भाग। इस तरह से शरीर से बाहर आता है। फिर ऐसे मेद धातु यानी कि जो आपका फैट होता है, उसका जो मल भाग होता है वो होता है आपका पसीना या स्वेट, आपके पसीने के रूप में वो बाहर आता है। फिर ऐसे ही अस्थि धातु का जो मल होता है, आपके रोम यानी केश होते हैं, आपके जो बाल होते हैं शरीर के ऊपर, ये सभी अस्थि धातु के ही मल भाग माने जाते हैं। यानी कि अस्थि धातु का जो वेस्ट होता है उसी से आपके बालों का निर्माण होता है। फिर ऐसे ही मज्जा का जो मल होता है आपका सीबम, यानी स्किन से निकलने वाला जो ग्रीसी पदार्थ होता है वही माना जाता है आपकी मज्जा धातु का मल भाग। और आंखों से निकलने वाला जो पदार्थ होता है वह भी मज्जा धातु का ही मल भाग। फिर बात करें अंतिम धातु यानी कि शुक्र धातु, तो इसके बारे में आयुर्वेद का ऐसा कहना है कि इसका मल भाग नहीं होता है, परंतु फिर भी कुछ आयुर्वेदाचार्यों का ऐसा मानना है जो हमारी मूछें यानी मस्तिष्क होती हैं, यही हमारे शुक्र धातु का मल भाग है। तो इस पूरी पाचन व्यवस्था का जो सार भाग निकल करके आया वो है हमारी पाचकाग्नि यानी जठर अग्नि। जठर अग्नि सही होगी तो वहां से पाचन अगर अच्छा होगा तो अच्छा रस का निर्माण होगा, और अच्छे रस का निर्माण होगा तो आगे चल के कि ब्लड भी हमारा अच्छा बनेगा, मांस भी अच्छा बनेगा, मेद भी अच्छा बनेगा, फैट भी अच्छा बनेगा, और आगे चल के शुक्र इत्यादि सभी धातुएं अच्छी बनेंगी। ऐसे ही यदि अगर जठराग्नि खराब हुई, अच्छा पाचन नहीं कर पाई, तो सड़ा गला रस बनाएगी, उससे फिर सड़ा गला रक्त बनेगा, खराब मांस बनेगा, खराब मेद फैट बनेगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह की समस्या इत्यादि आएगी। फिर ऐसे ही अस्थि बेकार बनेगी, हड्डियां कमजोर होंगी, खोखली होंगी, बोन डेंसिटी घटेगी, कैल्शियम की कमी आएगी। तो ये सभी चीजें एक चीज पर निर्भर करती है, वो है जठर की अग्नि यानी कि पाचकाग्नि। जठराग्नि को तो प्रधान कारण माना जाता है यानी कि मेन रीजन, लेकिन इसके जो सहायक कारण है उसमें हमारा सलाइवा आता है कि नहीं, सलाइवा बहुत अच्छा मिक्स होना चाहिए भोजन में। प्राण वायु आती है यानी कि जो आमाशय तक उसे ले जाती है, और समान वायु जो कि जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। और साथ ही साथ 2 और मुख्य चीजें जो आती हैं सहायक रीजन में, वह होती हैं भोजन का समय और भोजन की मात्रा। भोजन आप किस समय कर रहे हैं, यदि आपको भूख लगी है तब कर रहे हैं या बिना भूख के कर रहे हैं, या उसकी मात्रा, भूख से बहुत ज्यादा स्वाद के चक्कर में खा रहे हैं कि लिमिटेड तौर पर खा रहे हैं, या बहुत ज्यादा भूखा रह रहे हैं यानी कि भोजन नहीं कर रहे हैं। ये सभी चीजें भी सहायक के रूप में डिसाइड करती है कि आपका शरीर कैसा होने वाला है, आपकी स्ट्रेंथ कैसी होने वाली है, आपकी इम्यूनिटी कैसी होने वाली है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन तंत्र को तो आपने समझ लिया होगा, परंतु जो सहायक कारण है जैसे भोजन के नियम इत्यादि, भोजन की मात्रा, इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। परंतु आगे और स्पष्टता के साथ आपको वीडियोस मिलेंगी। और अंत में एक और बहुत जरूरी बात, ये जितना भी हमने अभी समझा या भोजन के नियम इत्यादि जितनी भी चीजें जानी,
या जानेंगे या अलग वीडियोस में देखेंगे, वो सभी मिलाकर के टोटल 20% बनती है। यानी कि आपके स्वस्थ रहने के अंदर इनका योगदान सिर्फ 20% है, बाकी 80% तो अभी भी राज है। उस राज को भी हम समय अनुसार खोलेंगे और आपके सामने यथावत प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।